सभी को नमस्कार। कैसे हो? अपने हाल चाल बता दीजिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका दिल से स्वागत है। आज हम प्रतिशत के 8वें लेक्चर में जितने भी जनसंख्या के क्वेश्चन है वो सब करेंगे। फटाफट आ जाओ सभी। एक जो बच्चा पहली बार आया है तो इस क्लास के बाद पीछे की क्लास अच्छे से देख ले ताकि उनका प्रतिशत का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार करके देखो। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। एक शहर की जनसंख्या 81,000 है जिसमें 4/9 पुरुष हैं और शेष महिलाएं। 50% पुरुष विवाहित हैं तो कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है? ढंग से पढ़ेगा और एक बार लगाएगा भाई। अभी करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जनसंख्या का। क्या एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 81,000। उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी सब महिलाएं। 50% पुरुष विवाहित हैं तो कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है? जनसंख्या मतलब पुरुष और महिला दोनों इंक्लूड होंगे। एक वीडियो एंड तक देखना भाई। एक क्वेश्चन से कुछ भी नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन लगाने से। कहो कि लगता कई स्टूडेंट कि हमने 2-3 क्वेश्चन लगा लिए तो बहुत कुछ पढ़ लिया भाई। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। यदि लास्ट तक देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे और हम बिल्कुल सेक्शन वाइज कर रहे हैं। जैसे आप जनसंख्या के क्वेश्चन चल रहे हैं तो पूरी क्लास में जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन ही होंगे, एकदम टाई वाइज चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। देखो 81,000 है जनसंख्या और 4/9 है पुरुष। तो 4/9 पुरुष का मतलब ये हुआ, या तो आप डिवाइड कर लो। आप 4/9 पुरुष है, नीचे वाला कुल मान होता है। देखो यानी कुल आदमी 9 है। कुल यानी उसमें पुरुष और महिला दोनों है। उसमें 4 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? 4। तो महिला कितनी बच गई भाई? महिला 9 में 4 घटाओगे तो महिला कितनी बच गई? 5। इस बात को अच्छे से समझना है भाई। 4/9 है, नीचे वाला टोटल मान होता है। कुल 9 है, उसमें से 4 पुरुष है तो बाकी 9 में 4 घटाओगे, महिला कितनी बच गई है? 9। इनको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 81,000 का 4/9 निकालो, वैसे रेशियो में निकाल सकते हैं। आपके पास रेशियो में देखो पुरुष 4 आ गए, महिला 5 आ गई। 50% पुरुष विवाहित हैं। देखो पुरुष कितने हैं? 4। 50% पुरुष विवाहित है यानी विवाहित पुरुष। ठीक है, विवाहित पुरुष कितने होंगे? विवाहित पुरुष 50% पुरुष विवाहित है तो 4 का 50% यानी हाफ, यानी 2 पुरुष विवाहित है। अब ये तो कर लिया, लेकिन ये सोचेंगे कि विवाहित महिला कितनी है। अब कई सोचेंगे कि क्वेश्चन अधूरा है। हाँ, रोंग आ गया होगा कि विवाहित महिलाओं की संख्या दे नहीं रखी। लेकिन ये बताओ, विवाहित पुरुष 4 हैं तो विवाहित महिला भी 2 हैं, तो विवाहित महिला भी 2 होगी। क्यों होगी? अरे पुरुष की शादी किन से? महिलाओं से तो होगी। अब आपका एक मोहल्ला है, उसमें 20 पुरुष शादीशुदा हैं। 20 पुरुष शादीशुदा तो 20 महिलाएं अपना आप ही शादीशुदा होगी। अरे इन्हीं पुरुष से तो की होगी। तो कितने हो गए? यहां पर ये कंफ्यूजन ही रहता है, इस बात को अच्छे से समझना भाई। देखो यदि 2 पुरुष विवाहित हैं तो विवाहित महिला भी कितनी होगी? 2। अब जनसंख्या, टोटल जनसंख्या विवाहित कितनी होगी? 2 + 2 4 हो गई। कितने से जनसंख्या में दोनों आ गए, पुरुष और महिला? 5 और इंटू 100। 5 का भाग दोगे 20, 5 का भाग दोगे 20 और ये कितना? 2 2 4। तो विवाहित जनसंख्या टोटल, जनसंख्या 9 है। जनसंख्या टोटल कितनी है? 9 है। तो 4/9, 4/9 की जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी? 1/9 होती है 11.11 होती है ना। तो 4/9 का मतलब 4 से गुणा हो जाएगा, या 400 में 9 का भाग दे दीजिए। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 4.4%, यह आ जाएगा 44.44% आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप ढंग से समझिएगा। हाँ, आप ऐसे कई सोचेंगे 81,000 को क्यों काम में नहीं लिया? अरे भाई 81,000 को भी काम में ले सकते हो। देखो यानी पुरुष कितने हैं? 81,000 टोटल जनसंख्या है, इसमें लेंथ ही हो जाएगा 4/9 पुरुष है, 9 9 81, 36,000 पुरुष है। तो महिला कितनी है बताओ? बाकी महिला 81,000 में 36,000 घटाओगे 45,000। 45,000 क्या बच गई? महिला। अब
मैरिड, ठीक है, मैरिड मेल यानी विवाहित पुरुष कितने हैं बताओ? 50% पुरुष विवाहित है। पुरुष कितने हैं? 36,000। तो यानी इनका 50% होता है 18,000। 18,000 पुरुष विवाहित है। तो मैरिड महिला भी कितने हैं बताओ? अरे 18,000 पुरुष विवाहित है तो महिला भी विवाहित कितना हो गया? 18,000। टोटल विवाहित कितना हो गया? 36,000। कितने में से? 81,000। इस प्रकार में टाइम लगेगा इंटू 100। देखो 3 शून्य 9 चौ 36 9 9 81, वही आ गया 4/9 इंटू 100। तो यह आ जाएगा 44.44%। लेकिन यहां कैलकुलेशन मान लो 81,000 की जगह 81,900 कुछ होगा, टाइम लगता है भैया। इनको अच्छे से समझो कि नीचे वाला कुल मान होता है, यानी 9 पुरुष हैं। नीचे वाला कुल मान 9 पुरुष, 4/9 पुरुष, यानी 9 में से देखो 9 में से 4 पुरुष है तो महिला कितनी हो गई? 5। अब संख्या आ गई 50% पुरुष विवाहित है, यानी 4 का 50% होता है 2 पुरुष विवाहित हैं तो विवाहित महिला भी कितनी होगी? 2 होगी। टोटल विवाहित 4 है, कितने में से? 9 में से, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? 44.44% होगा। क्यों भाई, समझ में आ गया अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो विवाहित जनसंख्या तो 9 लेना नीचे। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यानी लड़के और लड़कियों का रेशियो है 5:3, यानी जितने बॉयज और गर्ल है इनकी संख्या का रेशियो कितना? 5:3। अब कैलकुलेशन के लिए 500 300 भी ले सकते हो, दोनों को 100 से गुणा कर दो। ये 500 हो गया और ये कितना हो गया बताओ? 300 हो गया। 30% लड़के और 60% लड़कियां परीक्षा में बैठे। देखो 30% परीक्षा में कितने बैठे? 30% निकालो। इनका 30% कितना होता है बताओ? 500 का 30% निकालना है। 500 का 30% होता है 150। क्या 30% तो लड़के, देखो लड़कों एवं लड़कियों का रेशियो 5:3, यानी लड़के 500 तो लड़कियां 300, और 60% लड़कियां परीक्षा में बैठे 60%। इनका 60% कितना होता है? 180। अब परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वालों का रेशियो, तो नहीं बैठे कितने? नहीं बैठे टोटल कितने हैं बताओ? नहीं बैठे यानी absent कर लो आप, ये मान लो 800 हैं, उसमें से इनको जोड़ो। 330 तो परीक्षा में बैठे, तो नहीं बैठने वाले कितने हो गए? 470 हो गया। अब परीक्षा में बैठने वाले यानी प्रेजेंट और नहीं बैठने वाले यानी absent का रेशियो क्या है? तो परीक्षा में बैठे कितने थे मेरे भाई? 330 बैठे थे, बाकी तो absent ही रहे होंगे। ठीक है, कितना है? 470। इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये रेशियो आ जाएगा 33:47 आ जाएगा। कितना नंबर आ जाएगा? 4 नंबर आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। क्यों भाई, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। इस प्रकार के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 500 लड़के हैं, 300 लड़के हैं, 30% परीक्षा में बैठे। 500 का 30% होता है 150। 500 का 30% कितना होता है? 150। 60% लड़कियां परीक्षा में बैठी, तो टोटल कितने बैठे? 150 और 180, 330 परीक्षा में बैठे, यानी हाँ तो बाकी कितने नहीं बैठे? 800 में डालो, 470 नहीं बैठे। तो परीक्षा में बैठने वालों का यानी प्रेजेंट का और absent का रेशियो 33 अनुपात कितना आ जाएगा? 47। भाई समझ में आ रहा है? ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी आगे है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ेगा। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष, इस बात को अच्छे से समझो, एकांतर वर्ष में यानी एक छोड़कर एक 10% की वृद्धि और कमी होती है, और 2000 में वृद्धि हुई हो, यानी पहले साल वृद्धि हुई हो, तो 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? देखो 2000 से 2003 की तुलना की है, 2001 2 और 3, तो कितने साल हो गए? ये 4 साल नहीं होंगी भाई। आप 1 साल का कोर्स करते हो जैसे, तो आप क्या लिखोगे? 2023 से 2024, जैसे अभी से कर रहे हो है ना, तो 2023 मान लो सितंबर से कर रहे हो, तो सितंबर 2023 से सितंबर 2024, तो साल 2 नहीं होगी, वो 1 साल का डिप्लोमा, तो 23-24 लिखा जाएगा। तो यहाँ मान लो जनवरी टू जनवरी है, तो 1 साल 2 साल और कितनी साल हुई? 3 साल। और पहले साल वृद्धि हुई, देखो 2000 में वृद्धि हुई, तो अब देखना है पहले साल वृद्धि हुई है 10%, तो क्या लिखोगे? 110/100। ठीक है, ध्यान दीजिए,
10% वृद्धि हुई है तो 100 प्लस 10 110 बटा 100 हो गया। कमी होगी तो 90 बटा 100। यहां अगली साल कमी है 10%, तो क्या लिखोगे 90 बटा 100। ठीक है, फिर 10% वृद्धि है तो 110 बटा 100। अब इनको सोल्व करो, देखो 100 से 100 कट गया, 1 2 और ये 3 शून्य कैंसिल। 11 का स्क्वायर 121 इंटू 9, तो 9 का 9 12 9 108, और ये हो जाएगा 108 और 1 भाग दोगे तो 9। तो 100 से कितना हो, 100 पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी 100 से कितना बढ़ा 8.9 बढ़ा, तो 8.9% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये जो वृद्धि है वो कितनी हो जाएगी, 8.9 है, ये वृद्धि हो जाएगी। क्यों, देखो पहली साल वृद्धि हुई है, यहां देखो दे रखा पहली साल वृद्धि हुई है 110 बटा 100, फिर कमी, वृद्धि और कमी एकांतर वर्ष। एकांतर वर्ष का मतलब देखो एक छोड़कर एक हो, एकांतर का मतलब क्या होगा, एक छोड़कर एक। तो पहली साल वृद्धि, दूसरी साल कमी, फिर दोबारा से वृद्धि, तो 100 से ये 8.9 बढ़ गया, तो 8.9% वृद्धि। हाँ, फ्रैक्शन से भी ले सकते हो, जैसे 10% वृद्धि होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 10 हुआ, वृद्धि हुई 11, फिर 10, फिर कमी हुई तो 10 का कितना हो गया, 10 पर एक कमी करना होगा तो 9 हो जाएगा, फिर 10 और 11। देखो इनको सोल्व कर लो, सही 1000 हो गया, ये हो गया 121 इंटू 9, 9 12 9 108, 1089। अब देख लेना, ये वृद्धि वही आएगी, वृद्धि आ जाएगी 8.9% वृद्धि आ जाएगी। कर लेना आप, क्लियर है भाई सबका। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है, एक गांव की वर्तमान में कुल जनसंख्या 12,000, महिलाओं की संख्या में 6%, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि की जाए। वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी, वर्तमान में महिलाओं की संख्या है 4,000। एक तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा भाई, अच्छे से समझिएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक तो वृद्धि कमी बता देता हूं, जैसे किसी में वृद्धि निकालनी है, मान लो कोई भी संख्या 80 है, तो 6% वृद्धि करनी है, या तो 6% निकालो, या मान लो 10% वृद्धि करनी है, तो पहले तो इनका 10% निकालो, 8 होगा, फिर 80 में 8 जोड़ दो, 88 हो जाएगा। या सीधा भी निकाल सकते हैं, 10% वृद्धि 110 बटा 100, तो डायरेक्ट मान आ जाएगा 88। इस बात को ध्यान देना भाई, ठीक है। मान लो 70 है, 20% वृद्धि करनी है आपको, एग्जाम्पल बता रहा हूं भाई, तो सीधा 120 बटा 100 लिखोगे, या क्या करोगे बताओ, 20% निकाल के जोड़ देंगे, ठीक है। और रेगुलर क्लास लिया करो भाई, कई बच्चे क्लास नहीं लेते हैं, कभी यूट्यूब चला रहे हैं, क्लास आगे आ गई है ना, पहले क्लास देखी हो तो ले लेते हैं। अरे मन मौजी मत बनो, लगातार क्लास लेने ही सफलता मिलेगी। देखो सीधी सी बात है, छोटे कि यदि नौकरी लगना तो पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे कहीं पढ़ना पड़ेगा। कई सोचेंगे थोड़ा बहुत घंटे 2 घंटे में काम मिल जाएगा, नहीं चलने वाला, आपको नियमित पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अभी पढ़ लो, 2 साल बाद परेशानी आई तब पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब क्या है, एक शहर की कुल जनसंख्या 12,000, अब महिला की संख्या है 4,000। अब महिला की संख्या 4,000, साथ साथ बोलते जाओ, तो पुरुष कितने बचेंगे, पुरुष कितने बचेंगे 8,000। चुपचाप मत बैठे भाई, मैथ्स की क्लास में चुपचाप मत सुनना, साथ साथ बोलते जाओ। ये मान लो मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे हो कैलकुलेशन, ये मान लो कैलकुलेशन जो मैं नहीं कर रहा आप कर रहे हो घर पर बैठे बैठे, और मेरे साथ साथ एडवांस बोलते जाया करो। तो बताओगे, आप बताओ, ये 4,000 तो महिला कितनी बची 8, महिलाओं में 6% वृद्धि, साथ साथ बोलो मेरे, 6% वृद्धि हुई, तो ये इनका 6% कितना होगा भाई, इनका 6% होगा 6 तो 24 240, यानी ये 240 बढ़ा, 6% होता है 240। और पुरुषों में 10% वृद्धि, देखो 8,000 है, ठीक है, 10% वृद्धि है, तो 10% कितना होता है भाई 80, 80 की वृद्धि हुई, ठीक है। 8 कितना परसेंट है 10%, 10% होता है 800 होगा, सॉरी 800 की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वर्तमान में, सॉरी वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या देखो 12,000 थी, 12,000 में 240 ये बढ़ गया और 800 ये बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 13,040। तो ये मान आ जाएगा 13,040। कहीं दिखाई दे रहा है ये 2 नंबर आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन। देखो हमें
लेवल नहीं दिखाना, ना इजी क्वेश्चन करना है कि आपको समझाने के लिए इजी क्वेश्चन लेके आ गए समझा। टोटल मैं एग्जाम के क्वेश्चन ले रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लेके आ रहा हूं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। 4000 महिलाएं हैं, ठीक है, कितनी महिलाएं हैं? 4000 महिला। तो भाई पुरुष कितने होंगे? 8000 होंगे। महिला कितनी वृद्धि हो रही है बताओ? 6% की, सीधा ही लिख दो 106/100। और ये वृद्धि हो रही है 10%, 110/100, तो ये हो गया 8800। यहां 4 10 40, 4040, ठीक है, सॉरी 106 है, 424 है। हाँ तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो 8 4 12, और इनको जोड़ोगे तो वही आ जाएगा। इन दोनों को अब ऐड कर दो तो वही आ जाएगा 13040। आपका क्या होगा? आंसर होगा। वो एक ही बात है। क्लियर है भाई? सबकी समझ में आ गया होगा। लगातार क्लास लेनी है, जितना भी पढ़ो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, जीके हो, उनको रिवाइज जरूर किया करो भाई। यानी सुबह एक दिन में आप रिवीजन के लिए 1-1.5 घंटा जरूर निकालो करो। ये नहीं कि पढ़ के छोड़ दो, दिन भर जितना पढ़ो तो शाम को उनको रिवाइज जरूर किया करो भाई। एक शोध निकला कि आदमी जो पहली बार कोई चीज को पढ़ता है अधिकतर तो एक दिन में भूल ही जाता है। तो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि भूलो नहीं। रविवार को भी रिवाइज कर लीजिए, बस एग्जाम तक बार बार रिवाइज करो। जिद्दी हो जाओ कि सिलेक्शन लेना है तो लेना ही है, चाहे कितना भी टफ कंपटीशन हो। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं क्या होगा। हौसले भी जिद्दी हैं। तो आपके हौसले से बड़ी मंजिल नहीं है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एक शहर की जनसंख्या 5% घट जाती है। यदि जनसंख्या 6000 अधिक होती है तो जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो जाती है, मूल जनसंख्या। ये लाभ हानि में भी क्वेश्चन आता है भाई। जैसे 100 मानते हैं, 5% घट जाती है तो 95। यदि कितनी ज्यादा होती? 6000 ज्यादा होती। ये अंतर दिया हुआ है यहां पर 6000, तो जनसंख्या कितनी होती? 15% वृद्धि होती, तो ये हो जाता 115। तो ये जो डिफरेंस है वो आ गया 20 का। 20 बराबर 6000, तो 1 बराबर कितना हो गया? 300। अब कहेगा जनसंख्या कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? तो 100 माना था, 1 बराबर 300, तो 100 बराबर कितना होगा? 30,000। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है भाई क्वेश्चन। हम एग्जाम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं भाई, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं ला रहे हैं। एग्जाम का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रतिशत की क्लास यदि देख लोगे आप, प्रतिशत रेगुलर क्लास लोगे तो कहीं समस्या नहीं आने वाली। देखो क्वेश्चन, देखो 98, अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे। देखो 98 नंबर है, और कंटिन्यू मैं सीरीज ले रहा हूं भाई। टोटल एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन रेंडमली ले रहा हूं आपको, बेस्ट टाइप वाइज। ये लेवल के, ये नहीं कि हार्ड आया तो छोड़ दिया, ठीक है ना। इजी आ गया तो छोड़ दिया, यार इजी को क्या बताएं। सब टाइप लेके आ रहा हूं, एग्जाम में तो सभी आते हैं। ये तो है नहीं कि मान लो कोई एग्जाम में 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 इजी आएंगे या 20 के 20 हार्ड आएंगे। तो ये देखो 100 माना, 5% कमी होती तो 95, इतनी ज्यादा होती तो अंतर दिया हुआ तो कितनी वृद्धि होती? 15% वृद्धि। तो ये गैप आ गया 20 का। 20 बराबर 6000, तो 1 बराबर 300। कुल 300 इंटू 100 कितना हो गया? 3000। हाँ, इनमें टाइम बचाना चाहो तो बचा सकते हो, एक लाइन में भी लिख सकते हो। देखो इधर 6000 बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है? 6000। तो इधर डिफरेंस कितना हुआ? 5% कमी और 15% वृद्धि। विपरीत कंडीशन में जुड़ जाता है परसेंटेज में। 5% कमी, 15%, 20% का डिफरेंस हो गया। तो 20% बराबर 6000, तो 1% का मान आ गया, और पूरा मान होता है 100%। इनको गुणा कर लीजिए तो ये डायरेक्ट मान आ जाएगा। आपको टाइम बचाना तो एग्जाम में ऐसे कर लिया करो। तो ये टोटल जनसंख्या कितनी आ जाएगी आप, है ना, यानी ट्रिक है ये, आराम से कर लोगे। कितना हो जाएगा? 30,000 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। एक जो बच्चा पहली बार आया इस चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा भाई, ठीक है। ये नहीं क्लास छोड़, है ना, देख के छोड़ दी। आपको यदि लग रहा है ना कि सर जी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, आप इस क्लास के बाद जो पहली बार आया, पीछे की सभी क्लासें देखना, बहुत शानदार तरीके से करा रहा हूं। यदि पैड कोर्स में भी इतना बढ़िया कंटेंट मिल जाए ना, बहुत सारे बच्चे बताते हैं सर हमने पैड कोर्स ले लिया, टॉपिक के क्वेश्चन ही 50-60 कराए हैं, बड़ी टॉपिक है 50-60 में तो खत्म कर दिया मामला। सब यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, फिर भी कम से कम आप 150 नंबर भी देखोगे, प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 150 भी देखोगे तो पूरे टाइप कराने वाला हूं भाई। देखो सीट देने कोई 200 क्वेश्चन की सीट दे देगा, लेकिन सोल्व कराना बहुत बड़ी बात है भाई। एक पैड कोर्स की तरह ये मैं कंटेंट लेके आ रहा हूं, तो मैं आपके लिए कंटेंट, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके आ रहा हूं, बढ़िया से बढ़िया अप्रोच लेके आ रहा हूं। बस आपका ये है कि भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे क्या आपकी तैयारी भी डिस्टर्ब नहीं हो। किसी दिन भूल गए क्लास लेने तो आपके पास नोटिफिकेशन भी चला जाए, ठीक है। चलो आगे। ये देखो किसी गांव की जनसंख्या 35,000, उसमें 1/5 महिलाएं हैं।
महिला 1/5। बताओ 35,000 का 1/5 क्या होता है? मौखिक करो, 5 7 35, 7,000 महिलाएं। तो बाकी पुरुष बोलते जाओ, पुरुष कितने हैं? फ्री मत बैठे रहो भाई, बोलते जाओ। एक बात यार रखना, फील लेना है यार, मैं ऑफलाइन में बैठा हूं, घर पर हो, लाइब्रेरी में, मन ही मन बोलते जाओ। इससे क्या दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा। मेरे साथ साथ बोलो, ये भूल जाओ आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो क्या, ऑफलाइन क्लास ले रहे हो। बताओ 35,000 जनसंख्या, 1/5 महिला है, 1/5 क्या होता है? 7,000। तो पुरुष कितने बचे मेरे भाई? 7,000 घटाओ, पुरुष बच गया 28, 8 7 15। ये बात समझ में आ गई? पुरुष में 20% पुरुष और 30% महिला अशिक्षित है। पहले तो अशिक्षित लेते हैं, ठीक है। कितने? 20% तो पुरुष अशिक्षित है, 20%, यानी इनका 20% निकालो, और 30% महिला अशिक्षित है। तो इनका 30% कितना होता है? 7 3 21, 2100, और 20% 28 दूनी 56, यानी इतने अशिक्षित हैं। तो कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? आप डाइट कर लो ना, फिर एक काम करो, या तो ये घटा लो, लेकिन आप लास्ट में ध्यान नहीं दिया, शिक्षित का ही निकाल लेते हैं, डाइट शिक्षित ही निकाल लेते हैं, है ना। इनकी जरूरत ही नहीं है, आपका टाइम बच जाएगा। डाइट शिक्षित देखो, शिक्षित कितने हैं बताओ? 20% पुरुष अशिक्षित हैं, 20% पुरुष अशिक्षित है। तो शिक्षित कितने हैं बताओ? 80%। इनका 80% कितना होता है? 8 8 64, 16 6 22, 224, 28 24 112, हाँ। तो कितना होगा? 22,400। और 30% महिलाएं अशिक्षित है, तो शिक्षित कितनी है? 70%। 7 7 49, 4900 शिक्षित है। तो टोटल शिक्षित कितना है देखो, इनको जोड़ो, 22 4 26, 9 4 13, 27,300। 27,300 कितने में से? 35,000 में से, और इंटू 100, 2 शून्य ये कैंसिल, 1 शून्य ये कैंसिल, 7 3 21, कितना बच गया? 6 7 9 63, 7 5 35, 39 में 5 का भाग दोगे तो डबल हो जाएगा 78, तो ये आ जाएगा 78%। कहीं दिख रहा है क्या भाई 78%? तो ये आ जाएगा 78% आ जाएगा भाई। क्लियर है सबका? देखो 7,000 महिला तो बाकी पुरुष हैं। डायरेक्ट शिक्षित का निकालना, तो 20% पुरुष और 30% महिला अशिक्षित दे रखा है। अब बताओ 20% पुरुष शिक्षित है तो अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने हुए? 80। इनका 80% निकालना आता, देखो 28,000 है, उनका 80% यानी 80/100 गुणा भाग करते रहना। 30% अशिक्षित है तो 70% शिक्षित हुए, तो टोटल शिक्षित की संख्या इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो गई कितने में से? 35,000 में से इंटू 100, और इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 78% भाई। क्लियर है? अपनी आदतें अच्छी कर लो। यदि सिलेक्शन लेना तो 5-6 महीने के बाद जिंदगी भर नहीं पढ़ना है। एक स्टूडेंट की अच्छी आदतें क्या है? सुबह पढ़ा हुआ शाम को रिवाइज करना है, 6-7 घंटे की, है ना, पर्याप्त नींद मत लेना भाई। कई पता नहीं किन किन की बायोग्राफी पढ़ लेते कि उसने 3 घंटे सोया था। अरे नहीं, सबका अलग होता है भाई। आधी चीज तो आपको मिलावट मिलती है। कहीं उसने पढ़ा है कि वो 4 घंटे, तो वो मोटिवेट करने के लिए 4 घंटे को 2 घंटे पर लेके आ जाता है। देखो मैं आपको एक चीज बात बताता हूं, एक यदि रियल में आपको लगा कि बहुत अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए तो आपको नाइट की नींद 6 घंटे होनी चाहिए भाई। ठीक है, दिन में घंटे आधे घंटे सो लिए वो दूसरी बात है, रात को 6 घंटे की पूरी नींद होनी चाहिए। कई ज्यादा ही मोटिवेट हो जाते हैं, किसी सुन लेते हैं मोटिवेशन, तुम है ना इतिहास रख सकते हो और तुम तोड़ सकते हो और फोड़ सकते हो। तो यदि इतिहास बदला जाएगा तो 18 घंटे में बदला जाएगा, है ना, 6 घंटे सोने के बाद, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है भाई, है ना। तो ज्यादा मोटिवेट मत हो जाना, अच्छी आदतें डालो। यानी अच्छी आदतें का मतलब जैसे एग्जाम के टाइम में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। आप जिस भी कोचिंग में है ना तैयारी कर रहे हो तो शनिवार को या रविवार को टेस्ट होता है, वो टेस्ट जरूर दिया करो भाई। पूरे सप्ताह का रविवार को रिवाइज जरूर किया करो, दिन में पढ़ा हुआ इवनिंग में जरूर रिवाइज किया करो, और एकदम मस्त होके पढ़ा करो भाई, है ना। इधर उधर की टेंशन नहीं लेनी है। जितना ज्यादा खुश रहोगे ना उतनी ही ज्यादा यादाश्त बढ़िया रहेगी, उतना ही पेपर बढ़िया लगेगा। देखो आदतों से ही सिलेक्शन होता है भाई। जो सक्सेस है उनकी और जो सफल नहीं हो, इनमें क्या फर्क है? आदतों का फर्क है।
डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं ना कि आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो, और निश्चित रूप से ये आदतें आपका भविष्य बदल देगी। तो आदतें अच्छी बनाइए भाई, ठीक है ना। ये नहीं कि सुबह उठे चाय पी 2 घंटे फोन को चला लिया। यदि फोन चलाना दिन भर जम के पढ़ो, शाम को चला लेना। अच्छी आदतें अपनाओ। आगे, किसी शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 3.5% की वृद्धि होती है, लेकिन क्या है, माइग्रेशन के कारण, स्थानांतरण के कारण 0.5% की कमी हो जाती है। 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशत संख्या क्या है? देखो रियल वृद्धि कितनी होगी, ठीक है, वास्तविक वृद्धि देखनी है आपको। रियल वृद्धि कितनी है? 3.5% बढ़ रही है, लेकिन हाफ कमी हो गई, आधा % कमी होगी, तो जो रियल वृद्धि है वो कितनी होगी? 3% होगी। देखो 3.5% वृद्धि हो रही है, लेकिन माइग्रेशन के कारण ये कमी हो गई, तो रियल वृद्धि कितनी हुई? 3% वृद्धि हुई। तो 2 वर्ष बाद क्या होगा? तो 100 माना, 3% वृद्धि, तो डायरेक्ट लिखो 103/100। ये बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। 3% वृद्धि 103/100, 3% कमी है तो 100 - 3 97/100, ठीक है। यहां फिर 3% वृद्धि है, 103/100, ठीक है। अब इनको गुणा करोगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, इनका स्क्वायर कितना हो गया? 3 3 9 3 3 6 10609। अब ये डायरेक्ट गुणा कैसे हो गया? देखो इनका एक फॉर्मूला है, 100 से ऊपर का गुणा। चलो मैं बताता हूं आपको, ये काफी बार बताता हूं। 103 × 103, 100 से ऊपर का गुणा, 3 3 9, नहीं 2 संख्या लिखनी होती है, 09, 100 में 2, 3 3 6, तो 100 में 6 जोड़ दो, 10609। जैसे ये बताओगे 105 × 105, मेरे साथ साथ बोलते जाओ। देखो कंसेप्ट क्या है? 100 से ऊपर का गुणा, कहां से? 100 से ऊपर का गुणा फिर योग, तो 100 5 5 25, फिर 5 और 5 का योग 10, और 10 जोड़ोगे तो ये मेरे भाई 110 25 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 106 × 106, मेरे साथ साथ बोलोगे तो देखो 6 6 36 और 6 6 12, 112 36, ठीक है। जैसे 112 × 112, यहां गलती कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मत करना। मैंने क्या बोला है? 100 से ऊपर का गुणा, 100 से ऊपर का गुणा। भाई सुनना ढंग से है, चाहे आप वक्ता अच्छे हो या ना हो, श्रोता तो अच्छा बनना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आधे रिलेशन क्यों बिगड़ते हैं कि कोई किसी को बता रहा है, सामने वाला ढंग से समझा ही नहीं या सुन ही नहीं पाया। तो एक आदमी में विशेष कला होना चाहिए, चाहे वो वक्ता अच्छा हो या ना हो। आप देखो बहुत सारे लोग जो अच्छा नहीं बोल पाते लेकिन सक्सेस है, लेकिन अगला क्या कह रहा है वो अच्छे से सुनना चाहिए, नहीं तो कई बार मुश्किल में पड़ जाता आदमी। भाई मुझे एक बात याद आ गई, एक स्टेटस लगा रखा था व्हाट्सएप पर, बहुत शानदार सा फनी चुटकुला है। क्या कि एक लड़का सुबह सुबह दुखी बैठा था, शादीशुदा। तो दोस्त आया, बोले मेरे भाई तो सुबह सुबह इतना दुखी कैसे? बोले यार कल मैडम का बर्थडे था। तो बोले इनका क्या संबंध है? अब बोले यार भाई संबंध पूरा है, कल टाइम नहीं मिला तो मैंने जो केक है वो फोन पर ही है ना ऑर्डर करवाया था। तो मैडम का नाम था तपस्या और केक वालों ने लिख दिया समस्या। तो आप बताओ, यदि केक पर नाम समस्या लिखवा के लेके आएगा तो समस्या तो जिंदगी में आनी है। इसीलिए ढंग से सुनोगे रही भाई, गलत सुनोगे ना तो टीचर और बदनाम होगा। देखो इस टीचर ने बताई थी ये ट्रिक और उत्तर गलत आ गया। ये 2 दूनी 4 नहीं करना, 100 से ऊपर का गुणा करना है भाई। 12 12 144, तो लास्ट में 44, 12 12 24 और 1 25, तो यह आ जाएगा 125 से 44 आ जाएगा भाई, ठीक है। हम बिना लिखे कर सकते हैं। अब मेरे साथ साथ 5 बोलोगी साथ साथ, ताकि लगे अरे भाई तुम घर पर पढ़ रहे हो और मैं मौखिक गुणा कर रहे हो, तो और साथ साथ बोल रहे तो लगे होगा घर के, कहो यार बेटा तो पढ़ाकू है, जबरदस्त पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो बोलो माइंडली कैलकुलेशन करोगे 2-3, ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बोलो 106 × 106 माइंड में करोगे, 106 × 6, 6 6 36, 6 6 12, 112 36, 109 × 9 माइंड में करना भाई। 109 × 109, 9 9 81, 9 9 18, 118 81, ठीक है। 113 × 113, 100 से ऊपर का गुणा, 13 का स्क्वायर 169, 13 13 26, 1 हासिल 27, तो 127 से 69, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये भाग देने पर तो वृद्धि आ जाएगी 6.09%। ये वृद्धि कितनी आ जाएगी?
6.09%। और इन पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, 100 से 125 की कैलकुलेशन ये एग्जाम में बहुत काम में आएगी। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता और 3% दर होती तो ये 2 बार लगाते, तो 100 से 125 का गुणा बहुत ज्यादा काम में आएगा। इनकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना। एक अलग सी क्लास लेके आऊंगा भाई कैलकुलेशन की, बहुत प्यारी सी क्लास लेके आऊंगा। आगे चलो बढ़ते हैं। क्या है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 21,600 है और जनसंख्या में 16 सही 2/3% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 3 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन जानते हो मेरे भाई? याद आया कुछ? पहले दिन याद करवाया था, याद है क्या भाई? याद कर, 1 नंबर वीडियो में बहुत अच्छे से याद करवाई थी। बता मन ही मन क्या होगा मेरे से पहले बताओ, या उड़ा दिया? अरे फोल्डर से उड़ा ही दिया डाटा। 1/6, 1/6। चलो नहीं याद है तो वो देखो, 16 3 48 और 2 निकाल लेना। 16 3 48 और 2 50/3 और प्रतिशत का मतलब बटा 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, मेरे भाई 1/6 आ जाएगा। अब देखो जनसंख्या कितनी है? 21,600, ठीक है। अब ये बताओ 7% वृद्धि हो रही है, ये 16 से 2/3 यानी 6 की क्या बन रही है? 6 थी, रियल 6 थी तो क्या बन रही है? 7। तो 7/6, एक वृद्धि हुई तो 7 है, तो 7/6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब कई बार ये भी समस्या कि 6/7 से गुणा करें या कौन से करें। मैं आपको बता देता हूं कि 6/7 से गुणा करें या 7/6 से। देखो 21,600 है और हर साल बढ़ रही है तो 3 साल बाद ज्यादा ही होगी भाई। आज 21,600 हर साल बढ़ रही है तो 3 साल बाद ज्यादा होगी, और ज्यादा के लिए ज्यादा मान ऊपर आएगा। देखो ज्यादा मान क्या आएगा? ऊपर। जो मान निकालना वो ऊपर आएगा, हमें ज्यादा मान लेना तो ज्यादा मान क्या आएगा? ऊपर। ऐसे आ सकते हो, ठीक है। अब 3 साल की है तो घात क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। एक बार फिर से ढंग से लिख देता हूं, 7/6। देखो 6 थी और 1 की वृद्धि हो गई 7, और घात क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 21,600, ये 343 और 6 की 216, कट रहा है 100 बार, और यह आ जाएगा 34,300। कितना मान आ जाएगा? 34,300 आ जाएगा। मेरे भाई समझ में आ गया होगा। हाँ कुछ ऐसे करते वो एक ही है। देखो कुछ बच्चे मैं कई बार बोलते हैं कि सर 1/6 है, ऐसे हो जाएगा क्या? ये 6 है, यहां 6 की क्यूब ले ले और यहां 7 की क्यूब ले ले, तो 216 और 343। अब 216 के बराबर ये 21,600 है, यानी 100 गुणा हो रहा है, तो ये भी 100 से गुणा कर दो, ये भी 100 से गुणा कर दो। अरे एक ही बात है भाई, कई पूछ लेते हैं, अभी भी कई कंफ्यूज में, ये और ये एक ही बात है। अरे इनकी डिजाइन ही चेंज है। अरे दूल्हा दुल्हन वही है, दूल्हा दुल्हन वही है, लेकिन ये इधर बैठ गया, अब की बार ये इधर बैठ गया, वही चीज है। इनमें ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां हाँ कमी होता तो 5/6 हो जाता, 6 पर 1 कमी है तो कितना हो जाता? 5/6 हो जाता। चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, टाइम लगने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। निपटाओ, तो आज आपको टाइम दे रहा हूं, पूरी 1 मिनट दे रहा हूं, करो आप। अभी टाइम देखता हूं घड़ी में, पूरी 1 मिनट दे रहा हूं, करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, टाइम लगने वाला। फिर देखो आपको डाइट कैसे करना है, डाइट बताऊंगा, इनका शॉर्टकट निकालो भाई, सब निकालो। अरे कुछ आप भी तो करोगे, मैं पीछे के। हाँ जल्दी निकालो। अरुण अपनी मासिक आय का 30% तो राशन पानी पर ही, वो तो बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले शेष धनराशि का 20% किराए पर, शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य मद पर खर्च करता, और अन्य मद पर खर्च करता है, और वह एक माह में 5,544 रुपए की बचत करता है। तो किराए पर कितनी धनराशि खर्च करता है? अब की बात शुरुआत के नहीं, आगे से एक स्टेप और पूछ ली, निकालो फटाफट आंसर निकालो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, लगाओ क्वेश्चन, वैट पूरा कराओगे। आपका टाइम पूरा हो चुका है, 1 मिनट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार जल्दीबाजी नहीं, अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो अच्छे से।
देखो यदि हर बार क्या है, यदि डायरेक्ट खर्चा हो ना कि 30% खर्चा ये 20% ये, तो सीधा जोड़ देंगे। लेकिन एक वर्ड है कि शेष, देखो हर बार शुरुआत से शेष आ रहा है। देखो 30% राशन पर फिर शेष खर्चा, तो देखो हर बार शुरुआत में हर बार शेष आ रहा है। हर बार क्या आ रहा है बताओ, शेष आ रहा है। ठीक है, तो कैसे करोगे, हर बार शेष आ रहा तो आप ऐसे कर लिया करो। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं भाई, ये नहीं बता रहा। जैसे स्टार्टिंग के आए अक्स मान ली, ये दे दिया कि पहले 20% खर्चा किया शिक्षा पर, एग्जांपल बता रहा हूं, तो शेष कितना बचा 80%। 80% बचा, 80% का मतलब 4/5। फिर 10% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, देखो 10% खर्च कर दिया तो कितना बचा 90%। अरे एग्जांपल बता रहा हूं भाई, किसको नहीं बता रहा, एग्जांपल बता रहा हूं। फिर ये कहेगा 30% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, शेष ही लिखा करो 70%। क्यों, आगे है ना शेष बचत दे रखी है, बचत दे रखी है, तो इधर डायरेक्ट बचत ही किया करो डायरेक्ट। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो 55 40 44, ये इधर दे रखी है बचत, तो बराबर में डायरेक्ट बचत रखोगे। यानी अरुण की आय क्या है, स्टार्टिंग की आय है अक्स, 30% खर्च किया तो कितना बचा 70%। 70% बचा, 70% का मतलब 7/10 ही लिखा करो। 20% खर्च किया तो कितना बचा 80%, और 45% खर्च किया तो कितना बचा 55%। मेरे भाई समझ में आ गया। इधर बचत है, हर बार शेष हो, यदि हर बार शेष हो, यदि हर बार शेष हो तो डाइट क्या करो भाई, हर बार शेष हो तो देखो कैसे करोगे। 30% खर्च कर रहा है तो 70% बचा, 20% खर्च करा तो 80% बचा, 45% खर्च किया तो कितना बचा 55%, और इधर लास्ट बचा रख दी। देखो इधर बचा था तो इधर बचा, तो मेरे भाई ढंग से सुनना, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझाने में टाइम लग जाएगा मुझे, आपको 2-3 बार समझाऊंगा, लेकिन एग्जाम में सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगेगा। तो देखिएगा इधर बचत है तो इधर देखो लिख देता हूं, चलो इधर बचत है तो इधर बचत, 30% खर्च किया 70% बचा, शेष में काम में आएगा। 20% खर्च किया 80% बचा, 45% खर्च किया, लेकिन ये 7/10 हो गया, 4/5 आ गया भाई, 11/5 का बात हो, 11/20, 4/5 सही है, बिल्कुल सही है। 55 है 44। अब सिंप्लीफाई करो, 4 5 20, ठीक है, 11 से कट रहा है, 11 5 55, 11 चौक 44, 7 से कटा, 7 7 49, 7 दूनी 14, 72, 25 250 को 72 से करोगे 72, 25 250 करो भाई, 4 गुणा करो 1000 और 4 गुणा 18, 18,000, इनको गुणा करने पर 18,000 हो गए। अभी पूरा नहीं हुआ भाई, ये क्या पूछा है, किराए पर धनराशि बताओ, मासिक आय आ गई, ये आई है मासिक आय, ये यहां क्वेश्चन बनता है मासिक आय। अब थोड़ा सा एग्जाम में फेरबदल हुआ भाई, ध्यान देना, मासिक आय कितनी आ गई बताओ 18,000 आ गई, ये मासिक आय 28, और पहले तो ये इतना ही क्वेश्चन पूछते थे मासिक आय बताओ 18,000, तो देखो एक ही लाइन में आ रहा है, ये मत लिखना भाई 70% को 7/10, एग्जाम में ये स्टेप नहीं लिखनी है, ये नहीं लिखनी है, सीधा ये लिखोगे और एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, ये पूछे मासिक आय बताओ स्टार्टिंग, तब तो आएगा 18,000, लेकिन देखो ये घुमाया है क्वेश्चन को, किराए पर पूछ लिया, तो वापस चलो 18,000 थी इनकम, ठीक है। अब 30% खर्च कर दिया, कितना बचा 18,000 का 70% बचा हुआ है, ध्यान दीजिए भाई, आपके पास 18,000 का 70% बचा हुआ है। अब उसमें से 20% किराए पर खर्च कर रहा है, अब शेष नहीं, सीधा 20% ही निकलेगा। क्यों निकलेगा, देखो 18,000 थे स्टार्टिंग का आय, कई बार ये भी पूछता है, ये ध्यान देना, स्टार्टिंग आय कितनी है, 18,000, लेकिन 30% तो खर्च कर दिया, 70% बचा। अब वर्तमान किराए पर खर्च, राशन पर खर्च करने के बाद ये बचत है, अब 20% खर्च कर रहा है, तो यदि बचत निकालनी होती तो 80% निकाले तो, लेकिन अब की बार आंसर में किराए का ही पूछा है, तो जो बचा हुआ ना उनका 20% किराए पर खर्च कर रहा है, तो इनको गुणा करो, 7 दूनी 14, बाकी तो शून्य कट जाएगी, 18 × 14, 18 चौक 72, 18 8 7 15 25, तो इनको कैलकुलेट करने पर प्यारा सा आंसर आया है, कितना आ जाएगा 2520 आ जाएगा। क्लियर है, या एक बार फिर से देखो,
आप ऐसे भी कर सकते हो, स्टार्टिंग क्या आई 18,000 है, 70% खर्च कर दिया राशन पर, 30% खर्च कर दिया, 70% बटा 18 7 120, अब की बार 12,600 बचे। अब 12,600 में से 20% खर्च करा किराए पर, तो इनका 20% निकालो, 6 12 12 24 1 25, देखो 25 20 आ जाएगा। कैसे भी आपको बेटर लगे कर लेना भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, ढंग से पढ़िएगा। क्या है, ए और बी का मासिक वेतन समान है, कुछ भी मान लेना, ए बी सी मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% किसी ट्रस्ट को दान करते हैं, किसी ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी के दान के बीच का अंतर है 400 रुपए। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी के तुलना में 900 रुपए अधिक है। सी का मासिक वेतन बताओ, ढंग से पढ़ना है। ए और बी का मासिक वेतन 100, ए और बी है का मासिक वेतन समान है, तो आप 100 मानो। क्वेश्चन में कह रहा है भाई ये दोनों क्या है, बराबर है। अब कितना खर्च करते हैं, 10% और 8% खर्च किया, तो इनका 10% 10 होता है, इनका 8% होता है 8, तो ये खर्चा 10 और 8 हो गया, ठीक है। अब ए और बी के दान का अंतर 400 रुपए, देखो इधर तो अंतर 2 रुपए है, इधर अंतर बता रहा है 400, मेरे भाई कितना गुणा हो रहा है, यानी 200 से गुणा का होगा, यानी 200 से गुणा हो रहा है। तो इनका दान कितना हो गया, ए और बी का कुल दान, ए प्लस बी का दान, बताओ दोनों का कुल अनुपात, या तो ऐसे कर लो, ये कितना हो गया, 1 बराबर 200 हो गया तो 2000 और 1636 हो गया, या दोनों का कुल अनुपात है 18, 1 बराबर 200 है, देखो यानी 200 गुणा हो रहा है, ठीक है। तो कुल कितना हो जाएगा बताओ, 3600। और सी का दान इनसे 900 कम, इनसे 900 कम है, तो सी का जो दान है वो कितना आएगा, इनसे 900 कम आ जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2700 आ जाएगा। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखिएगा। ए और बी का वेतन समान है, मासिक वेतन 100 कर लिया, ये 10% दान कर रहा है, ये 8%, यानी 10 रुपए दान किया, ये 8 रुपए दान किया है, तो इधर तो अंतर दोनों का 2 है, इधर अंतर कितना 400, यानी 200 से गुणा हो रहा है, यानी 1 यूनिट का मान 200 आ गया। बताओ 2 बराबर 400 तो 1 बराबर 200, ठीक है। अब ए और बी का कुल दान बताओ कितना हो गया, 10 और 18, इनका रेशियो 18 है, 1 बराबर 200 तो 18 बराबर कितना हो जाएगा, 3600। और सी का जो दान है वो ए बी की तुलना में, देखो ए बी द्वारा दिया गया कुल दान सी से 900 अधिक है, ए बी का दान सी से 900 अधिक है, यानी सी का इन दोनों से 900 कम है, तो सी का दान है 2700। अब सी का मासिक वेतन बताओ, सी 9% खर्च किया, और इधर सी, सॉरी दान पर 9% खर्च कर रहा है, इधर दान सी का कितना है 2700, तो 100% बराबर क्या होगा बताओ, यदि 9% बराबर 2700 होगा तो 100% पूरा मान 100% होता है, 100 से गुणा करोगे, 9 का भाग दोगे, और ये 9 3 27, ये आ जाएगा 30,000। तो टोटल जो मान है वो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, ठीक है। तो सी का मासिक वेतन है वो कितना आ जाएगा, 30,000। अच्छे से समझना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, पहले शुरुआत से चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए और बी का देखो मासिक वेतन क्या है, समान 100 ले लिया, तीनों का खर्च दे रहा है, सी वाला बाद में काम में लेंगे, ए 10% और बी 8% दान कर रहा है, तो इनका 10% 10, इधर 8% 8, तो दोनों का जो अंतर है वो 2 का आ गया, और इधर दोनों का ए बी के दान का अंतर 400, 2 बराबर 400 तो 1 बराबर कितना आ गया, 200। अब ए बी का कुल दान देखो, ए बी का कुल रेशियो है 10 और 8 18, 10 8 है 18, 1 बराबर 200 तो 18 बराबर 3600। अब ये कह रहा है जो ए बी का दान है, मेरे भाई ढंग से सुनना, क्वेश्चन की कह रहा है ए बी का दान सी से 900 ज्यादा है, तो सी का इनसे 9 से कम हुआ, कितना हो गया 2700, तो इधर तो सी का दान 2700 है, और सी कितना दे रहा है बताओ, 9% दे रहा है, यानी 9% का मान 2700, पूरा मान होता है 100%, 100% के लिए 100 से गुणा 9 का भाग देते हैं। जैसे आप बताओ 4% मान लो, एग्जांपल बता रहा हूं 20 है, तो 100% का मान कैसे निकालोगे, 100 का भाग दो, 4 का भाग दो, 500 आ जाएगा। या 1% का निकाल लो, 9% बराबर 2700, तो 1% बराबर 9 का भाग दो, 300, और पूरा मान 100% होता है, तो 100 से गुणा कर लोगे। अब मेरे भाई समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब कुछ कमी वर्दी के क्वेश्चन 2D और 3D में बनते हैं, हल्के फुल्के। कई एक बच्चा डाउट भेजा था तो मैं बता देता हूं ताकि डाउट बताने के, है ना, आगे डाउट नहीं आए। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, एक डाउट था बच्चे का कि गोले की जो त्रिज्या है, डाउट ये था गोले, एक गोला है, उनकी त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दे तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन पर प्रभाव ये बता देता हूं भाई आपको। ये अब दो डाउट आए थे कमी वृद्धि के, स्टूडेंट का डाउट था, ठीक है। तो फिर मैं रिलेटेड बता देता हूं ताकि डाउट नहीं आए भाई। क्या व्हाट्सएप एक एक का डाउट चेक करते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। चलो अब देखो, गोले में 10% वृद्धि कर दे तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ढंग से समझना है। आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो होता है गोले का आयतन, वॉल्यूम। गोले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 10% की जो फ्रैक्शन है वो हो गई 1/10, 1/10 हो गई। तो त्रिज्या 10 थी और 1 बढ़ी तो नई त्रिज्या हो गई 11। इस बात को समझो। दूसरी मेथड से भी इजी हो जाएगा, दूसरी मेथड भी बताऊंगा। देखो, त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दे, गोले की त्रिज्या में 10% वृद्धि, गोले की त्रिज्या में 10% वृद्धि तो आयतन पर प्रभाव। तो देखो 10 की कितनी हो गई, 11। अब आयतन क्या होता है, अब वॉल्यूम का रेशियो निकालो। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये 10 की क्यूब बनेगा, और 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, आप आराम से सीख लोगे। एक बार ये मान लो मुझे फॉर्मूला याद है, 2D 3D में मैं बहुत अच्छे से याद करा दूंगा। एक दिन ऐसा तरीका बताऊंगा कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, आपको याद हो जाएगा, और याद भी करवा दूंगा, वो मेरी जवाबदारी है। क्या कारण क्या होता है, कमी वर्दी के क्वेश्चन के प्रतिशत में आएंगे। आप भी कहीं भी नोट्स निकालोगे तो आपको 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे कमी वर्दी के, और ये पक्के डाउट आने हैं तो आप कहीं भेजोगे डाउट, आपका डाउट भी रहेगा, प्रतिशत पूरा निकाले, लेकिन 5 क्वेश्चन भी डाउट रह जाएगा तो मन में घूमेंगे यार ये नहीं सोल्व हुए। तो बता देता हूं बाद में लग जाएंगे, बाकी फॉर्मूला वहां याद कर लेना। देखो त्रिज्या में 10% वृद्धि तो 10, और त्रिज्या कितनी होगी, 10 × 11। अब आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब ऑब्जर्व करना एक भाई, मेरे भाई ढंग से देखना, आपको ऑब्जर्व करना है कि ये सेम संख्या तो कटी गई, इनका कोई रोल ही नहीं है। अब बच्चा क्या, जिसमें कमी वृद्धि वही बचेगा, तो बाद में डायरेक्ट निकालेंगे। देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई तो निपट गया, तो चेंज 10 का कितना हुआ, 11, तो कितना हुआ, 1000 हो जाएगा। और ये 11 क्यूब कितना हो गया बताओ, 1331। तो ये मान बढ़ा 331 बढ़ा, किस पर बढ़ा, 1000 पर बढ़ा, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, ठीक है। तो ये वर्दी कितनी आ जाएगी, 331 बढ़ा 11 क्यूब 1331 होगा, 331 बढ़ा 1000 पर इंटू 100, तो ये वर्दी आ जाएगी 33.1%। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप इस प्रकार मानो। आप देखो कंपेयर करोगे, देखो इस बात से रिजल्ट निकालना है कि कंपेयर करोगे तो जो जिसमें परिवर्तन हुआ वही अलग माना, बाकी सेम कट जाएगा। तो आप ऐसे क्या करो, 100 10% वृद्धि है, एक बार 110/100, कमी है तो 100 - 10 90/100, इससे जल्दी हो जाता है। कमी है तो 100 - 10 90/100, वर्दी 110/100। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता। देखो कमी वर्दी त्रिज्या में, तो त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ा है, 110/100, और ये 110/100, शून्य कट जाएगी। देखो 2 कट गई, 1 2 3 शून्य कट गई, तो ये बन गया 133.1। तो 100 पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये वर्दी आ जाएगी 33.1%। एक ऑब्जर्वेशन भी निकाल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से बिना लिखे 2-3 सेकंड में हो जाएगा। जैसे 20% वृद्धि हो रही है तो 120/100, 120/100, तो 12 क्यूब कितना होता है बताओ, कट के 12/10 बनेगा, 12 क्यूब 1728 बनता है। देखो दिमाग में करो, 120/100 यानी 12/10, 12 क्यूब 1728 बनता है, तो वर्दी डाइट ही आ जाएगी 72.8%। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, 2-3 सेकंड में हो जाएगा। जैसे 30% वृद्धि होती है तो 30 की 130/100, 13 क्यूब होता है 2197, तो 200 2197 में से तो और ना रहा, तो 100 से कितना बढ़ रहा है बताओ, 119.7%। ये वर्दी हो जाएगी, डाइट निकालोगे 119.7 हो जाएगा। तो आप ऐसे कर लोगे। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। इसी में यदि ये होता, ध्यान दीजिए,
गोला है, उनकी त्रिज्या में 20% वृद्धि। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गोले की बात हो रही है भाई। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अब सीधे घात देखेंगे, कमी वृद्धि में घात देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो ये कट ही जाएगा। देखो 20% वृद्धि है, 120/100 लिखोगी। हाँ कमी होती तो 100 - 20 80/100, ठीक है। और कमी वृद्धि में देखते हैं घात 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे भाई 120/100, और ये कैलकुलेट होके आ गया 144। तो ये जो वृद्धि है वो कितनी आ जाएगी, 44%। कितनी वृद्धि आ जाएगी, 44% वृद्धि आ जाएगी। यानी कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे घात रोल होता है, घात का रोल होता है भाई। जैसे यही गोला है, उसमें मान लो 10% कमी दे दे या 30% कमी दे दे। अब क्षेत्रफल पर प्रभाव तो साथ साथ बोलते जाओ, क्या लिखेंगे, 70/100। देखो 30% कमी है, 70/100, और 2 बार लिखेंगे 70/100। क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा, कमी वृद्धि में घात देखते हैं तो यह बन गया 49, ठीक है। तो 100 - 49, तो यह कितना आ जाएगा, 51% आ जाएगा मेरे भाई। कितना परसेंट आ जाएगा, 51% आ जाएगा, ठीक है। यानी 51% कमी हुई है। देखो 100 का 49 हो गया तो कमी कितनी हो गई, 51%। यानी कमी वृद्धि में घात का रोल होता है। जैसे आगे बढ़ते हैं, आप बेलन लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, आपने बेलन पर क्वेश्चन बन रहा है कैसे, जैसे त्रिज्या में 20% वृद्धि है और ऊंचाई में 10% कमी है। अब वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। अब कमी वृद्धि में कंपेयर करेंगे, पाई पाई तो कट जाएगा, कंपेयर करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा। r और h की घात देखो। अरे क्वेश्चन यह है, त्रिज्या में 20% वृद्धि की जाए, ऊंचाई में 10% कमी की जाए, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 100 माना 20% वृद्धि मेरे भाई 120/100। लेकिन कितनी बार मेरे साथ साथ बोलते तो एक स्टेप एडवांस चलो, बोलो, सोचो, आप लगाओ दिमाग की, सही करोगे, मैं नहीं कर रहा, ये लगना चाहिए कि मैं खुद ही कर रहा हूं, ठीक है। 20% वृद्धि है, 120/100। देखो r 2 बार है तो 2 बार लिखोगे, 10% कमी है तो 90/100। अब ध्यान दीजिए, टोटल 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 इंटू 9, 9 तो 36, 126, 3 129, ठीक है। 129.6 हो गया, 9 तो 36, 126, 3, हाँ। अब कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा भाई, 129.6, 9 तो 36, 9 तो 36, 3 29, 9 3 12, हाँ। तो ये वृद्धि कितनी हो जाएगी, 100 से कितना बढ़ रहा है भाई, 29.6% वृद्धि। हाँ, ये कहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। तो देखो ये एक एक बार ही लिखेंगे भाई। कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन देखो, फॉर्मूले तो आपको करने पड़ेंगे आपको। अब ये बताओ, बिना फॉर्मूले के क्षेत्रमिति पढ़ पाओगे, कर लोगे क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे। आयतन का क्वेश्चन कर लोगे नहीं, फॉर्मूले तो करने ही पड़ेंगे आपको, याद है। लेकिन ये कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो बता रहा हूं, मेरा काम है इनको अप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो 100 माना, और ये बताओ 20% वृद्धि 120/100, 20% कमी 90/100, तो 12 9 108 हो गया। तो वृद्धि मेरे भाई 8% वृद्धि हो जाएगी। देखो 8% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यानी किन का रोल है, देखो 20% वृद्धि 120/100, कमी 90/100। लेकिन यहां r 2 बार था तो 2 बार लिख दिया, h एक बार लिखा। लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। तो r और h एक एक बार, तो कितनी बार लिखा बताओ, एक एक बार। तो बताओ रोल किन का है, घात का रोल है भाई। मुझे पूरा भरोसा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे। जैसे त्रिज्या में 60% वृद्धि कर दे, क्या है, वृत्त है, सर्किल है,
एक सर्किल है, उनकी त्रिज्या में 60% वृद्धि करे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर। तो कमी वृद्धि का मतलब घात का रोल एक बार है और यहां कितनी बार है? 2 बार। तो देखो 100 माना, 60% वृद्धि 160/100, ठीक है। यहां 60% वृद्धि है 160/100, तो 16 का 256 हुआ। तो बताओ कितना बढ़ा? 100 से अंतर कर लेना, 156% वृद्धि। ये क्षेत्रफल में तो 156% वृद्धि आ जाएगी, ठीक है। और परिधि में 60% वृद्धि 160/100, 160। तो वृद्धि है वो कितनी आ जाएगी? 60%। बताओ ये जो वृद्धि है 60% वृद्धि है 160/100, तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 60। यानी जिसमें घात एक होता है वो मान क्या रहता है? सेम ही रहता है। अब मेरे भाई मुझे उम्मीद है आपका डाउट नहीं रहेगा, कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन में क्या किन का रोल होता है? घात का। तो एक बच्चे का डाउट था तो मैंने सोचा बता देता हूं, ताकि क्यों व्हाट्सएप पर तो कैसे लिख के बताए, आप बताओ, है ना। तो अब मैंने 2-3 एग्जाम्पल बता दें, यदि फिर भी प्रॉब्लम आएगी, कोई बच्चा डाउट भेजेगा तो इनसे रिलेटेड थोड़ा और हार्ड टाइप हमें ले लेंगे भाई, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। जैसे ऑफलाइन में बताता हूं वैसे मैंने यूट्यूब की तरह ये नहीं बताया कि भाई वो क्वेश्चन लेके आता हूं जिसमें ट्रिक लगती है या बहुत हार्ड है, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि दो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा पढ़ने की जरूरत है, वो नहीं है। मैंने एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन लेके आए हैं, बस आपको चाहे मैंने ये नहीं कि मैं कि आपको पूरा सिलेबस करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मेरे से चाहे 5 चैप्टर, 4 चैप्टर, 3 चैप्टर पढ़ोगे वो बहुत अच्छे से कराऊंगा, वो किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई आपको, सीधी सी बात है। बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा आपको। जैसे ऑफलाइन में टाइप वाइज रहता हूं वैसे मैं टाइप वाइज करा रहा हूं। ये नहीं है कि आपको है ना फ्री में यूट्यूब पर दे रहा हूं तो थोड़ा कंटेंट में कमी मिल जाए भाई, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से ऑफलाइन की तरफ पढ़ा रहा हूं भाई, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं। मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे आपको समझाए। नहीं समझ में आया तो आप वापस भेज दिया करो डाउट, उससे रिलेटेड डाटा बदल के दूसरा क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा भाई, ठीक है। जिनको वीडियो अच्छा लगा, आपको लगेगा कि हमारे लिए रियल में मेहनत हो रही है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, डेली हमें क्लास से मिल रही है, ठीक है, हमारे फेवर में यदि काम हो रहा है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा, यानी खाली हाथ नहीं लौटना है। और डेली क्लास लिया करो भाई। इन दोनों भाई तुम्हारे से आज एक शिकायत है, आप रेगुलर क्लास नहीं ले रहे भाई। आप खुद बताओ, कभी कभार क्लास लेने से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं आएगा, हमें दिखाओ थोड़ी करना है भाई। आज ये 6 महीने की मेहनत 25 साल बाद भी काम में आएगी, उनका रिजल्ट मिलेगा। आज एक बताओ, आज जो व्यक्ति 20 साल पहले लगा हुआ है, एक प्रोफेसर लगा हुआ है, महीने का बहुत अच्छी सैलरी ले रहा है, तो वो आज की मेहनत थोड़ी है। जब 20 साल 25 साल पहले लगा था तब की भी तो वो मेहनत थी ना शानदार, तो आज इतना वो भी नहीं पड़ता, तो आज क्या पता स्ट्रगल ही कर रहा होता। तो आज की मेहनत आपके हर दिन काम में आने वाली है आपकी चीजें, ठीक है। और पढ़ाई तो वैसे भी है ना, शिक्षा आपकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा स्तर है जो आपको कुछ नहीं से सब कुछ बना सकता है। आप यदि अच्छा नॉलेज है तो आपका एक समाज में भी एक अच्छा ही व्यक्तित्व रहेगा। कई बच्चे मेरे पास कर लेते हैं भाई साथी कि घर में कई बार हिसाब किताब होता है और जैसे कुल राशि है 16,000 18,000 और 2 रुपये सैकड़े है ना के हिसाब से, और मान लो 15 महीने का ब्याज है, मान लो राशि है 12,500 कुछ भी है, बहुत भेजते रहते हैं भाई ये ब्याज का हिसाब नहीं हो रहा है, क्यों? वो 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से। कई जैसे प्लॉट ले रहे हैं, अब ये नहीं पता कि 100 वर्ग गज में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। तो देखो नॉलेज ही रहता है। आप ढंग से नहीं पढ़ोगे, आपको मैथ कुछ भी नहीं आ रही है तो अपने 5वीं क्लास के बच्चे को भी नहीं पढ़ाओगे। आगे का जो सिलेबस ऐसा आएगा 6ठी 7वीं बच्चे का, यानी आपका ट्यूशन का बिल आपके जितना भी एक्स्ट्रा किराया है और खर्चा उनसे ज्यादा आने वाला है। आप देखो ट्यूशन कितने महंगे हो गए। यदि रियल में आज कंपटीशन के ये जो चीजें पढ़ रहे हो ना, आपकी गवर्नमेंट जॉब में भी काम में आएगा। और आप छोटे भाई बहन है उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ा दोगे, अपने बच्चों को भी ट्यूशन नहीं खुद पढ़ा दोगे। और आप जितना अच्छा अपने बच्चों को पढ़ाओगे उतना दूसरा कितना भी महंगा ट्यूशन दिला देना वो नहीं करवा पाएगा। तो आपकी 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं जाने वाली है भाई। तो रेगुलर क्लास लेनी है, आज से संकल्प ले लो भाई, आधा अधूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरी चीजें पढ़ने हुए हैं। और फिर अब हम ऐसे नहीं कि मैं सीधा वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ये जितनी भी क्लासें हैं उनका टेलीग्राम पर टेस्ट करा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और सभी को अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।